हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं लुसेंट जीके और उसमें हमारा फिज़िक्स चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे हीट का थर्ड पार्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्या है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो रेशियो है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर टू अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सेचुरेट। कब सेम वॉल्यूम होगा और सेम टेम्परेचर होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रेशियो जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हम लोग को परसेंटेज में रिलेटिव ह्यूमिडिटी देगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करते हैं हाइग्रोमीटर से, और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। एयर कंडीशनिंग किसको कहते हैं? तो ह्यूमन बीइंग के लिए जब हेल्दी और फेवरेबल एटमॉस्फेयर होगा उसको कहेंगे। कुछ कंडीशंस दिए हैं, देखते हैं कंडीशंस क्या है। जब टेम्परेचर जो है 23 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% टू 65% होगा, और स्पीड ऑफ एयर जब 0.75 मीटर पर मिनट टू 2.5 मीटर पर मिनट होगा। जब ये तीनों कंडीशन होगा तो ह्यूमन बीइंग के लिए ये फेवरेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगा। थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको कहेंगे? तो एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और यहाँ पे भी दो कंडीशन दे रखा है कि जब इन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड हेंस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या कहता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होती है। सेकेंड में क्या कह रहा है कि जैसे ही कोई सिस्टम में वर्क डन हो रही है वहाँ पर एनर्जी वर्क एनर्जी में चेंज होती है। एक मैथमेटिकल फार्मूला दे रखा है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू क्या है? तो हीट एनर्जी गिवन इन अ सिस्टम है, टू द सिस्टम है। डेल्टा यू इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम है। डब्ल्यू क्या है? तो वर्क डन बाय द सिस्टम है। आगे देखते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है। मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो प्रोड्यूस करेगा काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी अराइजेज ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन, और वो ट्रांसलेशनल भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है, वाइब्रेशनल भी हो सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इक्विवेलेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का है वो इक्विवेलेंट होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। आइसोथर्मल और आइडियाबेटिक प्रोसेस दो तरह का होता है। देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। तो इफ़ द चेंज आर taking place in a system in such a way that temperature of the system remains constant throughout the change, then the process is said to be isothermal. वो प्रोसेस होता है जब सिस्टम की चेंजेज हो रही है तो सिस्टम का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, उसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। और आइडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? तो इफ़ द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन अ सिस्टम इन सच अ वे दैट देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, देन द प्रोसेस इज सेड टू बी आइडियाबेटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सिस्टम। सिस्टम क्या है? तो पहले यूनिवर्स आता है, यूनिवर्स के अंदर सराउंडिंग्स आता है, उसके अंदर में सिस्टम काम करता है, सिस्टम आता है। ठीक है। आइडियाबेटिक प्रोसेस क्या कहता है? तो जब चेंजेज होती है सिस्टम में, चेंजेज इस तरह से होती है कि हीट एनर्जी है वो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बिना के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं आइडियाबेटिक प्रोसेस। इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड इज सडनली एक्सपेंडेड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड सडनली एक्सपेंड कर जाता है तो वो चेंज हो जाएगा ड्राई आइस में। ये एग्जाम्पल है आइडियाबेटिक प्रोसेस का। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो एनर्जी को कंजर्व करता है, और ना मतलब एनर्जी जो है ना उसको, एनर्जी कैन नाइदर भी क्रिएटेड, ना क्रिएट करता है ना उसको डिस्ट्रॉय करता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ऐसा नहीं है। वो क्या कहता है आइए देखते हैं। सेकेंड लॉ जो है वो क्या करेगा? तो वो second law, but this law can tell whether a given process is conserved, will be placed or not. The second law of thermodynamics gives the answer. Through this law can be stated many forms from the ये। हाँ, तो ये क्या कह रहा है कि जो हीट फ्लो करती है वो कोल्ड की तरफ करेगी फ्लो। सेकेंड लॉ इसका कह रहा है। केल्विन्स स्टेटमेंट क्या होता है? तो होल ऑफ द हीट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। सिस्टम की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्लाउसिस स्टेटमेंट क्या है? तो हीट बाई इट सेल्फ कैन नॉट बी फ्लो
फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर। जो हीट है वो लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ जो फ्लो नहीं करती है, मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि जो लो टेम्परेचर बॉडी है वो हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो नहीं करेगी। तो वही चीज़ हो गया। हीट इंजन किसको कहेंगे? तो हीट इंजन जो है वो एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कंटिन्यूअसली थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस में, मतलब हीट एनर्जी कन्वर्टेड करता है मैकेनिकल एनर्जी में थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू। एवरी हीट इंजन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट होता है, सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस। इसमें क्या करेगा? सोर्स और सिंक के बीच में हीट इंजन वर्क करेगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा हीट को। हीट इंजन में भी डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स, 2 टाइप्स होते हैं। एक इंटरनल कंबसन इंजन क्या है? तो इन दिस इंजन हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द इंजन इटसेल्फ। इसमें क्या होगा? तो हीट जो है वो प्रोड्यूस होगा इंजन के अंदर ही। लाइक कि जैसे एग्जांपल है ऑटो इंजन और पेट्रोल इंजन, इफ़िशियंसी इसका 52 होगा, डीजल इंजन इफ़िशियंसी 64 होता है। वहीं एक्सटर्नल कंबसन इंजन क्या होता है? तो इन दिस इंजन हीट इज़ प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द इंजन। यहाँ हीट जो है वो प्रोड्यूस होगा आउटसाइड इंजन का। स्टीम इंजन इसका एग्जाम्पल है जिसका कि इफ़िशियंसी कम होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल कंबसन इंजन। इसका 20% ही होता है, वहीं इंटरनल में हम लोग देख रहे हैं 52% और 64% इफ़िशियंसी हो रहा है। यहाँ रिवर्सिबल और कार्नोट हीट इंजन किसको कहेंगे? एन आइडल हीट इंजन विच इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द imperfection of practical irreversible heat engine is called Carnot heat engine। क्या कह रहे हैं कि एक आइडल हीट इंजन जो है वो फ्री होता है इम्परफेक्शन से, और इरिवर्सिबल हीट इंजन होता है उसको हम लोग कहते हैं कार्नोट हीट इंजन। यहाँ कुछ उसका दे रखा है कार्नोट हीट इंजन के बारे में। कार्नोट थ्योरम फर्स्ट और सेकंड दे रखा है क्या कि ऑल द रिवर्सिबल हीट इंजन जो है ऑपरेटिंग बिटवीन सेम सोर्स एंड सिंक हैव सेम इफिशिएंसी इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। कह रहा है कि जितना भी ऑल रिवर्सिबल जो भी है हीट इंजन उसमें सेम सोर्स होगा, सिंक जो है मतलब हीट बॉडी जो है उसका सेम इफिशिएंसी होगा और इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग ऑफ सब्सटेंस, उसमें इंडिपेंडेंट होगा कि नेचर कैसा है वर्किंग सब्सटेंस का। सेकंड क्या कहता है कि नो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 2 गिवन टेम्परेचर। कोई भी हीट इंजन ऑपरेट नहीं होगा 2 गिवन टेम्परेचर के बीच में, विल हैव मोर इफिशिएंसी, ज़्यादा इफिशिएंसी चाहिए देन रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम 2 टेम्परेचर। रिवर्सिबल इंजन के कंपेयर में जहाँ पे कि दोनों सेम टेम्परेचर पे हो। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप किसको कहेंगे? तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर जो है थर्मोडायनेमिक्स के केस में वो दूसरा है, उसको हम लोग हीट पंप भी बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर इज़ एन apparatus which transfers heat energy from cold to hot body at the expense of energy supplied by external agent। यहाँ क्या होगा? तो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगा कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में। द वर्किंग सब्सटेंस हेयर इज़ कॉल्ड रेफ्रिजरेंट, इसको हम लोग रेफ्रिजरेंट कहते हैं। हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा यहाँ पे कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी में एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाई अ एक्सटर्नल एजेंट। और यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस होगा उसको हम लोग रेफ्रिजरेंट कहेंगे। और इन एक्चुअल रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? तो वेपर्स ऑफ फेरियन एक्ट्स एज रेफ्रिजरेंट। जो एक्चुअली जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर, उसमें जो वेपर होता है वो फ्रेयन गैस से बना होता है और वो रेफ्रिजरेंट एज ए रेफ्रिजरेंट वर्क करता है। That's all for today. Thank you. Keep watching, keep supporting.